गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। हम लोग कहाँ पहुंच गए थे भाई? कहाँ पहुंच गए थे बच्चा? सर नाइट्रिक एसिड शुरू करना। सर ऑक्साइड्स हो गए थे। अच्छा, नाइट्रिक एसिड। अभी आप यहाँ फीस की कितनी क्लास चल रही है? सर एक। अच्छा, नहीं तो एक अगला जो टेस्ट हम लोग का होगा उसमें सरफेस केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर और ग्रुप 15, ग्रुप 16 ये चारों आ रहे हैं। तो फिर विजय सर की क्लास लगानी पड़ेगी। नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का एक नाम है एक्वा फोर्टिस। तो पहला पार्ट इसमें नोट कर लीजिए। कॉमनली नोन एज एक्वा फोर्टिस।
commonly known as aqua fortis. First prepared by Glaber. सबसे पहले इसे ग्लाबर साहब ने बनाया था। किस रिएक्शन से बनाया था? तो उन्होंने ले लिया था सोडियम का नाइट्रेट, रिएक्शन करवा दी थी कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। यहाँ मिल गया था HNO3 और साथ में मिल गया था सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें कंसंट्रेट HNO3 क्या काम कर रहा है? बोले। इस रिएक्शन में कंसंट्रेट HNO3 क्या काम कर रहा है? सर एसिड की तरह। और कोई भाई? कोई लोग और ओपिनियन दीजिए अपनी। भाई ऐसे मतलब आप अगर आप रिएक्ट नहीं करोगे तो आपकी क्लास को मतलब पढ़ाना बड़ी बोरिंग नहीं हो जाएगा? आप गलत सही जो समझ में आता है आप आंसर दिया करो यार। चलो भाई फिर तो कोई बात ही नहीं है। अब ये कि आप नहीं जब बोलते हो ना तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन हम क्यों पूछें। और जब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बीच में छूट जाएंगे जिनकी हम लोग को कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करने में हेल्प मिलती है। तो लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं। चलो अब इसको पूछ लिया तो इसको लिख ही देंगे। H2SO4 अपने कम वोलेटिलिटी या हायर बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण अपने से ज्यादा वोलेटाइल एसिड को उसके साल्ट से अलग कर देता है। कौन कौन से एसिड इस तरह से हम बना पाते हैं? तो हमने लिखा, मान लो हमारे पास MX है, हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं कंसंट्रेट HNO3 के साथ। उल्टा कर दिया यार, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ।
हम लोग को मिल जाता है HX, साथ मिल जाता है MHSO4, जहां ये X क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, NO3 माइनस हो सकता है। इसका मतलब 3 एसिड इस तरह से आप बना सकते हो, HF बना सकते हो, HCl बना सकते हो और HNO3। इस मेथड से 3 एसिड हम लोग बना सकते हैं। On large scale, HNO3 is prepared by 2 मेथड है। पहला है बर्कले, लास्ट में बोल मतलब स्टार्ट में बोल लेते हैं, बर्कले प्रोसेस, और दूसरा है ओस्टवाल प्रोसेस। बर्कले प्रोसेस की बात करें तो ओल्ड प्रोसेस है, और ओस्टवाल की बात करें तो मॉडर्न प्रोसेस है, मतलब आजकल इससे बनाते हैं। दोनों को आइए देख लेते हैं। ओस्टवाल प्रोसेस, बर्कले प्रोसेस। ओस्टवाल प्रोसेस एनसीईआरटी ने दिया बच्चा। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, NH3 लेते हैं और इसका करवाते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन बाय एयर, प्लेटिनम या रोडियम एज ए कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं। 500 केल्विन, और जो एनसीईआरटी ने बार लिखा हो मैं लिख तो रहा हूँ, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। 9 बार। इसमें जब रिएक्शन हम लोग करवाते हैं तो हम लोग को मिल जाता है NO और साथ मिल जाती है H2। अब जब NO हमें मिल गया तो फर्दर NO की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं और हमको मिल जाता है NO। ठीक, और जब NO2 हमें मिल गया तो इस NO2 को हम पानी में डाल देते हैं, और ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोग को मिल जाता है HNO3 और साथ में NO, फिर वापस मिल जाता है। इसका मतलब है NO कंज्यूम नहीं होता, NO की रिसाइकलिंग हम कर लेते हैं। ये जो NO हमको मिलता है इसको रिसाइकिल कर लेते हैं, फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO2 बनाते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके प्रोसेस को हम चलाते रहते हैं। दूसरी तरफ अगर बर्कले प्रोसेस की बात करें तो यहाँ नाइट्रोजन इसकी रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन से। लेकिन अब अगर हम बात करेंगे तो ओस्वाल प्रोसेस में अमोनिया ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही थी, तो अमोनिया में सिंगल सिंगल बांध थे, ऑक्सीजन में डबल बांध था, तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम चाहिए।
लेकिन यहाँ अगर N2 और O2 को रिएक्शन करवाओगे, एक में डबल बॉन्ड एक में ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ टेम्परेचर करीब करीब 2000 केल्विन के आसपास चाहिए, बहुत हाई टेम्परेचर। और फिर यहाँ हमको क्या मिल जाता है, NO। और अब जब NO मिल गया तो इसके बाद की रिएक्शन दोनों में कॉमन है। देखो यहाँ भी देख लो, जब एक बार NO मिल गया और यहाँ भी जब एक बार NO मिल गया तो इसके बाद वाली रिएक्शन अब कॉमन है। अब इस NO को फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, हमको मिल जाता है NO2 और NO2 को पानी में डाल देते हैं, हमें मिल जाता है HNO3 और साथ में NO क्या हो जाता है, फ्री। तो अब प्रश्न उठता है कि हमने अभी बोला था कि जो मॉडर्न मेथड है वो ओस्टवाल प्रोसेस है, ये ओल्ड मेथड था। क्यों? आपको दिख रहा होगा पहले स्टेप में कि दोनों में अल्टीमेटली हमें NO बनाना और NO अगर हमें मिल गया फिर हमारा काम बन जाएगा। लेकिन पहले मेथड में जब NO बना रहे हो तो टेम्परेचर आपको सिर्फ 500 केल्विन की जरूरत है बस। और दूसरे मेथड में जब आप NO बना रहे हो तो टेम्परेचर आपको 2000 केल्विन यानी करीब उससे 4 गुना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। और अगर आपने 4 गुना ज्यादा टेम्परेचर लगा दिया, इसका मतलब आपका इनपुट कास्ट बढ़ गया। और जब कमर्शियल स्केल पे कोई काम हम करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हम मेरा इनपुट खर्चा हो कम से कम और फायदा हो ज्यादा से ज्यादा। तो इसीलिए चूंकि बर्कले प्रोसेस जो है वो ज्यादा मतलब कंज्यूमिंग ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसीलिए आजकल हम लोग बर्कले प्रोसेस का इस्तेमाल ना करके ओस्टवाल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बर्कले की तुलना में ओस्टवाल प्रोसेस ज्यादा बेनिफिशियल है। अब जब ये बन गया तो इसके नीचे कुछ पॉइंट पहले नोट करते हैं। पहला पॉइंट एनसीईआरटी का ही है कि जो NO बन आपको लास्ट में मिल रहा है इसको हम रिसाइकिल कर लेते हैं, बेकार नहीं जाने पाता। NO10 फॉर्म बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइन ही लिख रहे हैं। इज रिसाइकिल। दूसरा पॉइंट, जो इस मेथड से हमें HNO3 मिला इसको हम करीब करीब 68% कंसंट्रेट करते हैं डिस्टिलेशन से। तो देखो डाइल्यूट HNO3 कंसंट्रेटेड अप टू 68% by distillation। अब प्रश्न उठता है कि 68% ही क्यों है, अप टू 68%, क्यों नहीं 99%, क्यों नहीं 100%? तो रीजन क्या, 68% एक्वस HNO3 is a constant boiling mixture। इसका क्या मतलब समझा आपने? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाने का। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हो गया, इसका मतलब अगर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हो गया तो अब हम गर्मा करके
पानी को इससे उड़ा नहीं सकते, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बन गया। तो अब बहुत ज्यादा डिस्टिलेशन 68%, इसके ऊपर नहीं कर सकते। तो इसीलिए अब जब आगे हमें फर्दर कंसंट्रेशन करना होता है तो हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। तो कंसंट्रेशन अप टू 98% is obtained through dehydration with concentrate HNO, अरे यार सब मिक्स हो गया, कंसंट्रेट H2SO4। अब अगर 98% तक हमें कंसंट्रेशन पाना है तो हम डिहाइड्रेशन करवा देते हैं H2SO4 से। तो ये बात तो हम लोगों ने बना करके नोट कर लिया। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ नोट कर लें। अगर हमसे आपसे बोला गया फ्यूमिंग HNO3, क्या मतलब होगा? वेपर्स के फॉर्म में। फ्यूमिंग HNO3 मींस HNO3 plus NO2। हाँ, HNO3 with dissolve नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आप बताओ, अगर आप बोल रहे हो कि HNO3 में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है तो फिर वो जो फ्यूमिंग HNO3 है वो कलरलेस होगा या कलर्ड होगा? कलर्ड। कलर्ड। फिर तो वो लाइट येलो या ब्राउन कलर का हो जाएगा ना। ब्राउन। यस सर। लाइट येलो या ब्राउन ब्राउन कलर हो जाएगा। तो फ्यूमिंग HNO3 कलरलेस नहीं होता, इट इज लाइट येलो और ब्राउन कलर। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट, इट इज अ कलरलेस, बिल्कुल पानी की तरह कलरलेस ट्रांसपेरेंट लिक्विड। इट इज कलरलेस ट्रांसपेरेंट लिक्विड। यह एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। अब एनसीईआरटी जब आप देखोगे तो प्रॉपर्टी में जब हम इसके केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसमें दो नेचर पाया जाता है। यह एसिडिक नेचर भी शो करता है और यह ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी शो करता है। लेकिन इसका एसिडिक नेचर कुछ सर्टेन मेटल्स के साथ ही है, बाकी डोमिनेटिंग नेचर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग। और जब ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है तो इसके ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि HNO3 का कंसंट्रेशन कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, और जिससे रिएक्शन करवा रहे हो उसका अपना नेचर कैसे है। तो आइए जरा इस पॉइंट को देखते हैं। इट शोज
acidic as well as oxidizing nature. और जब आप ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करते हो तो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड्स ऑन concentration of HNO3, temperature, nature of material to be oxidized, जिसका ऑक्सीडेशन होना है। तो इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर 3 बातों पे डिपेंड करता है कि HNO3 का आपने कंसंट्रेशन क्या लिया है, डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट है, कंसंट्रेट है। टेम्परेचर आपने रूम टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर या फिर हाई टेम्परेचर ले रखा है। तीसरी बात, जिससे रिएक्शन करवा रहे हो वो बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो बहुत लीस्ट एक्टिव मेटल्स होते हैं या वो नोबल मेटल्स होते हैं। किस बात पे? इन सारी बातों पे डिपेंड करता है। ऑलमोस्ट जितने मेटल नॉन मेटल्स हैं ऑलमोस्ट सबसे रिएक्शन करता है, लेकिन अगर नोबल मेटल्स की बात करें तो नोबल मेटल्स के ऊपर इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती। तीसरा पॉइंट, डज नॉट रिएक्ट विद नोबल मेटल्स। और अब इसके बाद आ जाइए इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में एक देख लेते हैं एक तरफ से। चलिए रिएक्शन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मेटल्स above hydrogen in electrochemical series plus HNO3। ये बिहेवियर 3 तरह से शो करते हैं इन मेटल्स के साथ। विद बल्कि हाइड्रोजन देते हैं विद Mn and Mg, पैसिव हो जाते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। और अगले में रिएक्ट but does not give oxygen, sorry does not give hydrogen। अब जरा बात बताइए, मैंने आपसे बोला कि HNO3 दो नेचर शो कर रहा है, एक एसिडिक नेचर शो कर रहा है और दूसरा HNO3 का नेचर ऑक्सीडाइजिंग।
एसिडिक और ऑक्सीडाइजिंग। जो यहाँ 3 मैंने रिएक्शंस लिखी हैं, इसमें कुछ आप बता सकते हो कि किसमें एसिडिक नेचर है, किसमें ऑक्सीडाइजिंग नेचर है? जो 3 रिएक्शंस लिखी हैं, या फिर तीनों में एसिडिक नेचर है, या फिर तीनों में ऑक्सीडाइजिंग नेचर है? सर फर्स्ट में एसिडिक नेचर है। हाँ, और बाकी दोनों में ऑक्सीडाइजिंग नेचर। आइए, अब इसमें से फर्स्ट तो फिर तो 2 है, तो इसको यहाँ ले ही नहीं रहे। अब पैसिव से हम लोग शुरू करेंगे। जरा देखो कौन कौन से लोग पैसिव हो रहे थे। बेटा फे को नहीं करारे आलू। कितने मेटल पैसिव हो रहे हैं? बेरिलियम के चारों तरफ, बेरिलियम के ऑक्साइड के लिए, आयरन के चारों तरफ अगर कभी पूछा गया, एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो पहला आंसर होता है Fe3O4। अगर ये नहीं मिला तब हम Fe2O3 देंगे। फेरस नहीं, या तो फेरोसोफेरिक ऑक्साइड है या तो फेरिक ऑक्साइड। और बाकी अब जो जितने बचे हैं उन सब के साथ M2O3, इन लोगों के साथ M2O3। अब पूछा जाता है इसमें सबसे कम पैसिविटी कौन शो करता है, तो आयरन है मिनिमम पैसिविटी। क्यों? कंसंट्रेट होगा 68% के ऊपर कंसंट्रेशन होगा तभी पैसिव होगा, अदरवाइज आयरन रिएक्शन करता है। तो ये मिनिमम पैसिविटी। हाइड्रोजन एंड कंपाउंड मैंने आपको पढ़ाया है क्या? नो सर। तो हाइड्रोजन कंपाउंड में चीजें आती हैं, एक बार मैंने पढ़ाया होता तो वहां बताया होता, या हो सकता है डीबी सर ने पढ़ाया था तो बताया हुआ आपको। और एल्यूमिनियम मैक्सिमम पैसिविटी। और फिर एक क्वेश्चन पूछा गया कि एल्यूमिनियम के कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं फॉर द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ HNO3, ऐसा क्यों? बोलो भाई। रिएक्ट नहीं करेगा इसलिए। Sir, because of maximum passivity. मैक्सिमम का मतलब हुआ एल्यूमिनियम वेरी डाइल्यूट हो, डाइल्यूट हो, वेरी वेरी डाइल्यूट हो, कंसंट्रेट हो, हमेशा पैसिव हो जाता है। अब मान लो आपने आयरन का कंटेनर ले लिया और गलती से जो HNO3 इसके अंदर आपने भरा उसका कंसंट्रेशन 68% या इससे कम है, तो 68% या इससे कम अगर HNO3 का कंसंट्रेशन हो गया तो रिएक्शन घट जाएगा, तो पता लगा कंटेनर ही गल जाएगा, एल्यूमिनियम भाग जाएगा इसमें से। एल्यूमिनियम चूंकि मैक्सिमम पैसिविटी शो करता है, तो बस HNO3 किसी भी कंसंट्रेशन का इसके अंदर डाल दो, तुरंत इसके अंदर वाली लेयर में, अंदर वाली लेयर पे क्या बन जाएगी? ऑक्साइड की एक लेयर। तो अब HNO3 मेटल तक पहुंचेगा ही नहीं, रिएक्शन होगी। तो क्वेश्चन जब पूछा गया था तो रीजन यही था, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है, मैक्सिमम पैसिविटी शो करता है HNO3 के साथ। तो यहाँ हम लोगों ने लिख दिया ड्यू टू दिस एल्यूमिनियम कंटेनर्स आर यूज्ड फॉर स्टोरेज and transportation of चाय पिला देगा for the storage and transportation of HNO3. Due to this, aluminium containers are used for the storage and transportation of HNO3. और याद रखने के लिए निमोनिक्स क्या था बेटा? फेंको नहीं करारे आलू।
ये हो गया। यस सर। अब आइए, तो जिनसे रिएक्शन होती है उनकी बात कर लें। अब जिनसे रिएक्शन HNO3 करता है, अगर उसे हम लोग पार्ट में डिवाइड करें तो देखो जरा, HNO3 एक हम लोग बोल देते हैं वेरी डाइल्यूट HNO3, दूसरा है डाइल्यूट HNO3 और तीसरा है कंसंट्रेट HNO3। क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि इसके ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट जो है डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन क्या है वगैरह वगैरह। इसे बच्चा याद रखने के लिए हम लोग एक न्यूमोनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। किसी बच्चे को आइडिया है क्लास में न्यूमोनिक्स? यस सर। चलो, एक आध लोग को याद होगा, बाकी बच्चों को आइडिया नहीं है। तो आपके बैच में चूंकि कहानी नहीं सीधे न्यूमोनिक्स होती है, कहानी रेगुलर बैच में सुनाई जाती है, तो मैं सीधे न्यूमोनिक्स पे जा रहा हूँ। ये बस वार्तालाप है दो लोगों के बीच का, मजे में। हाँ जी, अदरवाइज ये अन्ना हजारे की एक स्टोरी है। फिर जरा सुनो अन्नू, फिर ये जो कटोरी है, कटोरी के नीचे प्रोडक्ट है सब। फिर जरा सुनो अन्नू। अब जो लोग स्टोरी नहीं जानते हैं वो कहेंगे पता नहीं क्या है। आज हमें पकाओ नहीं, आज हमें पकाओ नहीं। फिर जरा स्माइल है, लाफिंग गैस। सुनो अन्नू। और कंसंट्रेट से जब कभी रिएक्शन करता है कोई भी मेटल, तो यहाँ आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। मेटल कंसंट्रेट HNO3 से जब रिएक्शन करता है तो आपको मिलता है मेटल का नाइट्रेट, साथ में मिलती है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, एक्सेप्ट टिन। टिन के केस में आपको मिलता है मेटास्टेनिक एसिड, और साथ में मिलता है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। मजे का मतलब है बच्चा मैग्नीशियम, में का मतलब है Mn, हाँ का मतलब है हाइड्रोजन, जी का मतलब है गैस।
फिर का मतलब है आयरन, जरा का मतलब है जिंक, सुनो का मतलब है टिन, अन्नू का मतलब है अमोनियम नाइट्रेट, आज का मतलब है Ag, हमें का मतलब है Hg, पा का मतलब है Pb, काऊ का मतलब है Cu, नहीं का मतलब है No, फिर का मतलब है आयरन, जरा का मतलब है जिंक, और इस्माइल का मतलब है लॉकिंग गैस, सुनो का मतलब है टिन, और अन्नू का मतलब है अमोनियम नाइट्रेट। और इन सब में एक चीज हमेशा कॉमन होती है और वो है मेटल नाइट्रेट। सब में मेटल नाइट्रेट होता है, बस एक टिन का एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, बाकी वेरी डाइल्यूट हो कंसंट्रेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चूंकि आपके यहाँ स्टोरी नहीं सुनाई है, आप पता नहीं मेमोरी से कितना रिकॉल कर पाओगे, तो मैं 60 में इस रिएक्शन को नीचे लिख दे रहा हूँ। अदरवाइज न्यूमोनिक के बाद रिएक्शन याद नहीं करनी होती बेटा, रिएक्शन प्रोडक्ट सब कुछ याद हो जाता है, तो इसे आप नोट कर लो। फिर भी नीचे में इसको 60 में लिख देता हूँ। सर बहुत बड़ी स्टोरी है क्या? हाँ, अभी तो नहीं सुना रहा। स्टोरी रेगुलर बैचों में नन्हे मुन्ने बच्चों वाले में हम लोग सुनाते हैं ना। अब एसआरबी बैच में स्टोरी नहीं, एसआरबी बैच में माना जाता है बच्चों को बहुत चीजें आइडिया है, तो अगर वेरी डाइल्यूट HNO3 से मैग्नीशियम है Mn रिएक्शन करें तो आपको मिलेगी हाइड्रोजन, और साथ में क्या मिलेगा, मेटल नाइट्रेट, जो भी मेटल होगा उसका नाइट्रेट। अगर आयरन जिंक और टिन रिएक्शन करते हैं तो आपको मिलेगा अमोनियम का नाइट्रेट, और साथ में मेटल नाइट्रेट सब में काम हो तो सोचना ही नहीं। बस वही रिएक्शन जो ऊपर वाली है उसी को मैं इस फॉर्म में लिख दे रहा हूँ कि भाई उस फॉर्म में नहीं हो सकता, तो आप ऐसे नोट कर लीजिए। अगर हम डाइल्यूट में आ जाए, तीन तरह से रिएक्शन हो रही है। Ag है, Hg है, Pb है, और Cu। अगर ये लोग रिएक्शन करेंगे तो आपको मिलता है NO, और साथ में मेटल नाइट्रेट। दूसरे में अगर आयरन है और जिंक है, ये रिएक्शन करता है तो आपको मिलती है लॉकिंग गैस, साथ में मेटल का नाइट्रेट। और टिन अगर रिएक्शन करता है तो फिर आपको मिलता है अमोनियम नाइट्रेट और मेटल का नाइट्रेट। और इन सब में चूंकि हाइड्रोजन बन नहीं रही है, क्योंकि जो हाइड्रोजन बनती है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो मेटल नाइट्रेट तो बन ही रहा है सब में। इसी में एक चीज और क्या ऐड हो जाएगा, वाटर प्लस, क्योंकि जो हाइड्रोजन बनती है उसका क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन, तो मेटल नाइट्रेट और वाटर।
हो जाए बताना बेटा। हो गया। Yes, sir. अब इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी में पहले हम लोग एक केमिकल प्रॉपर्टी और देखेंगे विद नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स। अभी तो मेटल के बारे में देख रहे थे। ये क्या सर्किल बना के मिटाने वाला आता है कि सर्किल बना तो सब अपने आप मिट जाते हैं। बहुत टाइम लेता है मिटाने। रिएक्शन विद नॉन मेटल एंड सेमी मेटल। ये लोग देते हैं एक एसिड। बड़ी पुरानी सी रिएक्शन बच्चा कि अगर आपके पास कोई नॉन मेटल है, अगर आपके पास कोई सेमी मेटल है, आप रिएक्शन करवाते हो कंसंट्रेट HNO3 के साथ, तो आपको ये लोग देते हैं एक एसिड, साथ में मिलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ मिलता है H2। जैसे बोरान है तो बोरिक एसिड, कार्बन है तो मिलेगा कार्बोनिक एसिड लेकिन ये अनस्टेबल है, टूट जाएगा, तो यह टूट करके दे देता है CO2 H2O और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो मान लो सब में मिलेगा, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड और H2। मान लो सिलिकॉन है तो सिलिसिक एसिड H2SiO3 साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड साथ में H2। फास्फोरस है तो फास्फोरिक एसिड H3PO4 साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड साथ में H2। सल्फर है तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 साथ में
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ में H2। आयोडीन है तो आयोडिक एसिड, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ में H2। आर्सेनिक है तो आर्सेनिक एसिड, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ में H2O। सॉरी, बहुत हो गया। भैया हो गया? यस सर। रिएक्शन विद नोबल मेटल्स, अगला जो भी है। does not yet, but लेकिन नोबल मेटल्स get dissolved in aqua regia. आप बताइए फिर एक्वा रेजिया क्या है? सर 1 part HNO3, 3 part HCl. 3 HCl, 1 HNO3 मिला देते हैं, इसे एक्वा रेजिया बोलते हैं। एक्वा रेजिया में ये डिजॉल्व हो जाते हैं, उसके पीछे एक्वा रेजिया में एक इंटरमीडिएट स्पीशीज बनती है NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड। साथ में निकलती है क्लोरीन और साथ मिलता है H2। एक्वा रेजिया में ये जो डिजॉल्व हो जाते हैं उसके पीछे जो चीज जिम्मेदार है वो है NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो देखो क्या होता है, जब आप इसमें गोल्ड या प्लेटिनम डालते हैं तो ये लोग नाइट्रोसिल क्लोराइड टूटता है, और नाइट्रोसिल क्लोराइड जब टूटता है तो ये देता है NO और साथ में देता है नेसेंट क्लोरीन। नेसेंट क्लोरीन देता है और साथ में क्या देता है NO। यह नेसेंट क्लोरीन इससे रिएक्ट करती है और NO बाहर निकल जाता है। तो जब इससे नेसेंट क्लोरीन रिएक्शन करती है तो गोल्ड देता है AuCl का 4-। तो इसका मतलब इसके साथ में कौन लगा हुआ है? H+, वाटर है ये। और दूसरा जब प्लेटिनम की बात करते हैं तो ये देता है H2PtCl6, ये H2PtCl6। तो जब आप बोलते हो कि दे गेट डिजॉल्व इन एक्वा रेजिया, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि जब नोबल मेटल्स एक्वा रेजिया में डिजॉल्व होते हैं तो सॉल्यूशन में कौन सी स्पीशीज मिलती है?
और दूसरी बात, नोबल मेटल्स एक्वा रेजिया में क्यों डिजॉल्व हो जाते हैं, या एक्वा रेजिया इतना हाइपर रिएक्टिव क्यों हो जाता है? तो क्योंकि यहाँ एक इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है नाइट्रोसिल क्लोराइड, और इस नाइट्रोसिल क्लोराइड के कारण एक्वा रेजिया में सुपर रिएक्टिविटी होती है, हाईली अनस्टेबल स्पीसीज होती है, डिकम्पोज करती है, डिकम्पोज करके देती है नेसेंट क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन रिएक्शन करता है और NO2 गैस के रूप में क्या करती है, उड़ जाता है। ये भी क्या है? चलिए, अगला है रिएक्शन विद प्रोटीन। इसमें तो कुछ लिखना ही नहीं है, जब ये प्रोटीन से रिएक्शन करते हैं तो येलो कलर जेंथोप्रोटीन देते हैं। येलो कलर जेंथो। हो गया? यस सर। यहाँ दो इंपॉर्टेंट टेस्ट अब हम लोग को देखना है। टेस्ट फॉर NH4 प्लस, और दूसरा है ब्राउन रिंग टेस्ट। चलिए पहले NH4 टेस्ट की बात करिए। NH4 टेस्ट हम लोग क्या करते हैं, एक साल्ट लेते हैं, इसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH डाल दिया, हमको पंजेंट स्मेलिंग गैस मिली। हमें लगा कि अमोनिया हो सकती है। अब ये तो पहला T1 हो गया, पहला टेस्ट 1। अब दूसरे टेस्ट में हम क्या करते हैं, इस गैस को कंसंट्रेट HCl से भीगी हुई छड़ टेस्ट ट्यूब के सामने ले गई, डेंस व्हाइट फ्यूम मिला, सफेद धुआं मिला। ये हम कंफर्म हो गया। कंफर्म क्या मतलब, और थोड़ा सा पक्का हो गया कि बस करो, निकलने वाली गैस अमोनिया है। इसके बाद CT कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। इसमें इस गैस को हम नेसलर्स रिएजेंट से पास करते हैं, हमको रेडिश ब्राउन कलर मिलता है, और रेडिश ब्राउन कलर जिसका मिलता है उसका नाम है आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस।
और अब जब ये कलर हमें मिल गया तो अब कंफर्म हो गया, हम कोई जरूरत नहीं है, पक्का है जो हमें साल्ट दिया गया था उसका जो बेसिक रेडिकल था वो अमोनियम था। सप्लीमेंट्री रिएक्शन लिख लेते हैं। हमारे पास अमोनियम सल्फेट है, आप पढ़ चुके हो। एनी अमोनियम साल्ट व्हेन एवर रिएक्ट विद बेस, कोई भी अमोनियम साल्ट जब बेस से रिएक्शन करता है तो आपको मिलती है अमोनिया, साथ में आपको मिलता है एक नॉर्मल सा साल्ट और साथ में मिलता है H2, पंजेंट स्पेलिंग गैस आ गई। जब इस पंजेंट स्पेलिंग गैस की कंसंट्रेट HCl से रिएक्शन होती है तो आपको अमोनियम क्लोराइड का एक डेंस व्हाइट फ्यूम मिलता है। अमोनियम क्लोराइड का एक डेंस व्हाइट फ्यूम मिलता है अमोनियम क्लोराइड का। और अब यही गैस रिएक्शन कर रही है, इसका मतलब क्या है, ये अमोनिया ही रिएक्शन कर रही है आगे। आप बताइए व्हाट इज नेसलर्स रिएजेंट? Alkaline solution of K2HgI4. हाँ, K2HgI4, लेकिन कैसा है, एल्केलाइन सोल्यूशन है, KOH। जब अमोनिया इसे रिएक्शन करती है तब आपको मिलता है आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, NH2HgOHgI, ये है आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। साथ में आपको मिलता है KI और साथ मिलता है H2O। ये कंफर्म हो गया अब कि जो अननोन साल्ट हमें दिया गया था उसका बेसिक रेडिकल क्या था, अमोनियम आयन। यहाँ एनसीईआरटी ने ये तो नहीं, लेकिन ब्राउन इंक टेस्ट के बारे में एनसीईआरटी ने दिया। इस टेस्ट के बारे में तो नहीं दिया था, लेकिन ब्राउन इंक टेस्ट दिया था। तो 2 ही टेस्ट इस चैप्टर में आते हैं, तो ये हमने आपको लिखवा दिया, इधर एनसीईआरटी वाला लिखवा देंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। नेसलर्स रिएजेंट क्या है पूछा जाता है तो याद रखना, ये पूरा नेसलर्स रिएजेंट है इतना। और आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस का फार्मूला भी आपको आइडिया होना चाहिए। सर हो गया। चलो भाई, ब्राउन इंक टेस्ट में देख लो। ये वाला टेस्ट अमोनियम के लिए था, ब्राउन इंक टेस्ट किसके लिए होता है, नाइट्रेट के लिए, RnO3 माइनस के लिए। ये टेस्ट अमोनियम के लिए होता है और ये होता है नाइट्रेट के लिए। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने एक मेटल नाइट्रेट ले लिया, NaNO3, मेटल का नाइट्रेट। और इस मेटल के नाइट्रेट में जब एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी ने कहा है कि द टेस्ट इज यूजुअली कैरीड आउट बाय एडिंग डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन टू एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग द नाइट्रेट आयन। ये नाइट्रेट आ गया और इसमें हमने क्या डाल दिया, फेरस सल्फेट NaNO3, और इसमें हमने डाल दिया फेरस सल्फेट। और यह रिएक्शन एसिडिक मीडियम यानी अच्छा एनसीईआरटी क्या दिया है, एक मिनट को जरा देखें एनसीईआरटी ने कुछ और दिया, व्हिच रिएक्ट विद Fe+2 the familiar Brownian test for nitrate depend on the ability of ferrous to reduce the nitrate into nitric oxide, which react out by adding the dilute ferrous sulfate solution to an aqueous solution containing the nitrate ion, and then carefully adding concentrated sulfuric acid along the
अच्छा, साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, अब ब्राउन, ठीक है। तो हम लोग सोडियम का नाइट्रेट हमने एक ले लिया और यहाँ फेरस सल्फेट डाला और इसी में डाल देते हैं कंसंट्रेट H2SO4, कितनी चीज होता क्या है। पहली बात, कंसंट्रेट H2SO4 जब सोडियम नाइट्रेट से रिएक्शन करता है, सोडियम नाइट्रेट से, तो ये आपको दे देता है HNO3 नाइट्रिक ऑक्साइड। अभी पीछे रिएक्शन पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, अभी फेरस सल्फेट है, अभी फेरस सल्फेट ने कोई काम नहीं किया। अब HNO3 जब फेरस सल्फेट से रिएक्शन करता है तो इसका ऑक्सीडेशन कर देता है, आपको मिल जाता है फेरिक सल्फेट। और साथ मिलती है आपको NO। लेकिन इस सोल्यूशन में फर्दर अभी आपने डाल रखा है फेरस सल्फेट, तो अब जो अगला फेरस सल्फेट है जब वो NO से रिएक्शन करता है तब आपको यहां मिल जाता है Fe, एक्वस मीडियम है ये, पानी है ये, H2O का होल 5NO, और साथ में स्पेक्टेटर आयन चाहो तो जोड़ दो, सल्फेट। और यही आपका ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स है, ये आपका ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स है। तो ओवरऑल इसको उल्टा पलटा चाहे जैसे एनसीईआरटी ने जो बोला है तो उस हिसाब से तुम बोल सकते हो क्या, कि फेरस सल्फेट की एबिलिटी है कि नाइट्रेट प्लस 5 को नाइट्रिक ऑक्साइड में रिड्यूस करवा देता है। और चाहे उल्टा बोल सकते हो कि नाइट्रिक एसिड की एबिलिटी है कि फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज करवा देता है, इटसेल्फ इसका अपना क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो एनसीईआरटी ने लिखा कि फेरस की एबिलिटी है। ये ब्राउन रिंग टेस्ट किस पर बेस्ड है, कि ये फेरस आयन की एबिलिटी है कि वह नाइट्रेट आयन को नाइट्रिक ऑक्साइड में रिड्यूस करवा देता है। अब ये तो ब्राउन रिंग टेस्ट हो गया। अब इसमें क्वेश्चन की बात करो। पहला क्वेश्चन, इस ब्राउन रिंग टेस्ट में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। कितना है, +1। कैसे पता चला कि इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। सर NO का +1 लिया था और SO4 का -2 और H2O का 0। नहीं, ये तो लिया था ना, जब ये कॉम्प्लेक्स बना होगा तो इसमें +1 है ऑक्सीडेशन नंबर। एक साइंटिस्टों को कैसे पहली बार, हमको आपको तो चलो पता है, लेकिन जब पहली बार यहाँ पता चला होगा कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, तो ये कैसे पता चला होगा भाई। तब हमें ये थोड़ी ना पता था कि NO का हम +1 लेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट से पता चला था। हाँ बेटा जी, एक्चुअली जब इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट निकाला, अरे बाप रे, एक मिनट रुको यार, हमको लग रहा है वो ऑन नहीं है क्या, लैपटॉप का वो ऑन नहीं था लाइट। तो जब इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाला गया कॉम्प्लेक्स का, क्या आया था, 3.8। हाँ 3.8 या 3.87। इससे पता चला कि ऑक्सीडेशन नंबर +1। अब आप कहोगे सर इससे कैसे पता चला, तो आओ जरा देख लो। यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2। अगर यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। कॉन्फ़िगरेशन आयरन का क्या लिखोगे, D6S0, ये तो कॉन्फ़िगरेशन है। यही आयरन NO से रिएक्शन कर रहा है और यही आयरन यहाँ आ गया, कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया। अब सोचो, अगर आयरन सच कॉम्प्लेक्स के अंदर गया होता, यानी आयरन +2 में ही कॉम्प्लेक्स के अंदर गया होता, तो इस आयरन के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो हर हाल में इसका मैग्नेटिक मोमेंट 3.8 से बनना आता, बल्कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आना चाहिए था, 4.9 के आसपास आना चाहिए। 4.9। लेकिन इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आया, 3.87। इस 3.87 से साइंटिस्टों को क्या पता चला कि आयरन के पास 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है।
अब जरा D6H2 को लिख के देख। जब इस D6H2 को हम लिखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर लें, 1 2 3 4 5 और 6। तो अब साइंटिस्टों ने कहा यार कि आयरन के पास 4 अणु इलेक्ट्रॉन है, और अगर आयरन के पास 4 अणु इलेक्ट्रॉन है तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 नहीं 4.9 होना चाहिए। ये तो गलत है, लेकिन प्रैक्टिकली मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा था 3.87। तो लोगों का यार अभी कैसे हो गया? तब इसके बाद ये थियरी दी गई क्या कि जब NO इससे रिएक्शन करता है तो NO करता है अपना डी इलेक्ट्रोनेशन, यानी NO क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, और जो NO का एक इलेक्ट्रॉन निकालता है वो जाता है आयरन के D में, और जब NO का निकलने वाला इलेक्ट्रॉन आयरन के D में जाएगा तो आयरन के D में देखो अब कंडीशन क्या हो गई, D7 हो गया। यानी कल को पूछ लिया जाए बताइए इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, D7 है। और NO का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो NO के ऊपर चार्ज क्या आ जाता है, प्लस। तो अब जब हम आयरन को D7 कर देते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो जाते हैं, और अब मैग्नेटिक मोमेंट हमें याद आता है। तो जरा सोचो, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर फेरस सल्फेट में क्या था, +2। लेकिन अगर NO का एक इलेक्ट्रॉन आयरन के पास चला आया तो +2 में से अगर एक माइनस किसी और का माइनस चला आया तो एक क्या है, प्लस गायब हो जाएगा। तो कितना प्लस बचेगा इसके ऊपर, +1 ही तो बचेगा। इस हिसाब से ये बताया गया कि आखिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 कैसे हो गया। ये डिटेल एक्सप्लेनेशन था कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से आ गया। इसका मतलब है कल को अगर हम आपसे पूछ लें इस ब्राउन रिंग टेस्ट में आयरन का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, आप बोलोगे कॉन्फ़िगरेशन है इसका 3D7 4S। बोलो भाई। बोलो बच्चा। यस सर। यस सर। चलिए दोनों टेस्ट हो गए, और अब इसके बाद है यूजेस। कल क्लास है कि नहीं? नो सर नहीं है। तो चलिए फिर मंडे को जब हम लोग की मुलाकात होगी बेटा तो फिर इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब मान के चलो कि एसिड तो आपको हम पढ़ा ही चुके हैं, तो ऑलमोस्ट मंडे को चैप्टर करीब करीब फिनिश हो जाएगा। तो हम मंडे को आपको एक असाइनमेंट दे देंगे, और ट्यूसडे को जो थोड़ा बहुत बचा रहेगा असाइनमेंट समाप्त करके चैप्टर समाप्त, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन फैमिली। 2 चैप्टर हम लोग को फिलहाल फिनिश करना है अभी। सर इसके बाद कौन सा चैप्टर? इसके बाद ऑक्सीजन फैमिली है, और हम देखेंगे विजय सर की क्लास लगा के स्टेट्स ऑफ मैटर भी शुरू करवा दें। यस सर स्टेट्स ऑफ मैटर आप पढ़ाएंगे? नहीं आ रही थे, मैं अपना फैमिली तो पढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ, देख रहे कभी यहाँ कभी वहाँ। अभी क्लास क्यों लेट हो गई, वहाँ क्लास छोड़े हैं, उसके बाद यहाँ आना था, तो कितना भी क्लास छोड़ो अरे, तो 2-4 क्वेश्चन अरे पूछने लगते हैं, लेट लेट हो जाता है। सर एक बात पूछनी थी। सर आपकी सिंह सर से बात हुई है, हमारी सिलेबस कब तक हो जाएगी सारे सब्जेक्ट्स की? सारे की नहीं, लेकिन केमिस्ट्री की हम लोग बात कर सकते हैं। सर ओवरऑल नहीं, लेकिन हाँ केमिस्ट्री में मैक्सिमम अगर आप मान के चलो सब कुछ मिला के तो मई लग जाएगा। मई एंड? मई, अब भाई तुम बताओ ना, या तो बहुत तेजी से उड़ा दिया जाए, क्योंकि कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं जैसे कोऑर्डिनेशन है, यस सर। जैसे DF है,
ऑक्सीजन में Yes, समय नहीं लगेगा, अब हाइड्रोजन में समय नहीं लगेगा, लेकिन अब कोऑर्डिनेशन डीएफ में समय लगेगा। यस सर। तो अगर ये एंड भी कर लेते हैं तो आपके पास 1.5 महीना पूरा है रिवीजन की। जी सर। बहुत है। सर कोऑर्डिनेशन को लास्ट में रखिएगा, इसके बाद डी एंड एफ करा दीजिएगा। हाँ, तो जैसे भी कहोगे, जैसे कहोगे वैसे। सर जो टफ वाला है वो पहले खत्म हो जाए, वो सब तो हो जाएगा खुद से जी। चलिए ठीक है बच्चा, फिर मंडे को मिलते हैं तो क्या दिक्कत। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर।